कई बार हमें पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है या फिर न्यूज़ दिखती है या फिर टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं या फिर कोई मैसेज आ जाता है, कोई फ़ोन कॉल आ जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी से, या फिर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हमें कॉल करके बोलता है कि भैया ये एक अच्छा एनएफओ आया है म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में, आप प्लीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले तो क्या हमें और आपको पता है कि ये एनएफओ होती क्या चीज़ है? ये म्यूचुअल फंड में एनएफओ आता है यानी क्या आता है, कौन आता है, कैसे आता है, कैसे इन्वेस्ट करें इसमें, क्या क्या टाइप्स आते हैं एनएफओ के, ये है क्या चीज़? तो चलिए आज इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर इसी के बारे में बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि एनएफओ क्या है, उसके क्या टाइप्स है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है जीवन बाबुल के साथ। एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर, ये एक नए फंड का ऑफर होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने नॉर्मल पब्लिक को ऑफर करती है पहले सब्सक्रिप्शन के लिए। जब भी कोई कंपनी नया फंड लेके आती है तो उसको कुछ पहले के कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज के लिए पब्लिक को 10 रुपए से बेचा जाता है और इसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। उसके बाद जो भी मार्केट में रेट रहेगा उसके हिसाब से लोगों को यूनिट्स मिल सकते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक्सपेंस रेशियो या फिर उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल फंड से थोड़ा सा अलग होता है। जनरली एनएफओ दो टाइप के होते हैं, पहला टाइप है ओपन एंडेड और दूसरा टाइप है क्लोज एंडेड एनएफओ। ओपन एंडेड एनएफओ में कंपनी कुछ एक स्पेसिफिक डेट्स देती है, लॉन्चिंग डेट्स जिसे हम बोलते हैं। उतने दिन में आप अगर इसे खरीदते हैं तो आपको 10 रुपए से मिलेंगे सारे यूनिट्स और उसके बाद 2-3 दिन के लिए, यानी वो लास्ट डेट के बाद 2-3 दिन के लिए वो सारा फंड एक ऑफ स्टेज में, ऑफलाइन स्टेज में चला जाता है सारे बैक एंड प्रोसेसेस के लिए और उसके बाद ये वापस एक बार लिस्ट हो जाता है। जो भी मार्केट रेट है, मार्केट वैल्यू है, उसके हिसाब से आम जनता को यूनिट्स मार्केट वैल्यू से खरीदने के लिए। एक याद रखिए कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में कोई भी लिमिट नहीं होता नंबर ऑफ यूनिट्स पर इस म्यूचुअल फंड कंपनी से, यानी आप कितने भी म्यूचुअल फंड के ये यूनिट्स आप ले सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स ये लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होते हैं। उस डेट के बाद आप कभी भी वापस उस फंड में, आप भले इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग है या फिर नए इन्वेस्टर हैं, वापस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जनरली ऐसे फंड्स को 3-4 साल का, 5 साल का वगैरह लॉक इन होता है। कितने साल का, ये उस फंड और उस कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। चलिए फिर देखते हैं कि ये आईपीओ एंड एनएफओ में क्या डिफरेंस है। न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ को मुख्य रूप से एक इनिशियल पब्लिक ऑफर के सिमिलर माना जाता है। हालांकि एनएफओ और आईपीओ के बीच में कुछ डिफरेंसेस है जो अब हम डिस्कस करेंगे। एक आईपीओ कंपनी के शेयर बाजार में लिस्टिंग होने के पहले की सेल है, जबकि एनएफओ एक म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट्स की ऑफर है। एक आईपीओ की कीमत स्टॉक के रियल वैल्यू से ऊपर या नीचे हो सकती है, जैसा कि फंडामेंटल द्वारा डिसाइड किया गया है, और ये लिस्टिंग के टाइम की शेयर की कीमत डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काफ़ी बदल सकती है। म्यूचुअल फंड में प्राइस एलोकेशन केवल उन यूनिट्स के बाजार वैल्यू से तय होता है जिन्हें नेट एसेट वैल्यू या एनएवी कहा जाता है। यह एनएफओ की वैलिड टाइम पीरियड के दौरान और फंड लॉन्च होने के बाद भी मिल सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय आपको आईपीओ जैसी भारी मात्रा में फ्लक्चुएशन और अलॉटमेंट प्राप्त करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आईपीओ अक्सर कंपनियों द्वारा कैपिटल को रेज करने के लिए इशू किया जाता है, जबकि एनएफओ एक फंड हाउस से यानी म्यूचुअल फंड की कंपनी से इन्वेस्टर से पैसा प्राप्त करता है और उस पैसे को वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के आधार पर सिक्योरिटीज में यानी शेयर्स में एक सेट में इन्वेस्टमेंट करता है। इसके अलावा आईपीओ की कीमत प्रीमियम से फेस वैल्यू तक होती है, जबकि एनएफओ हमेशा ₹10 प्रति यूनिट से कांस्टेंट होता है शुरू में। फ्लेक्सिबिलिटी, बाजार में आपके पैसे का इन्वेस्ट कब करना है इसके लिए क्लोज एंडेड फंड्स में फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो भले ही आपकी इन्वेस्टमेंट का समय खराब हो और फंड को मार्केट के पीक पर लॉन्च किया गया हो, लेकिन फंड मैनेजर अपने फंड पर पकड़ बना सकता है और उसमें कुछ दिनों के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर्स को आउट परफॉर्म करने में मदद करती है। ओपन एंडेड फंड बड़े अमाउंट के जो इनफ्लोज होते हैं या आउटफ्लोज होते हैं उनके लिए अनप्रोटेक्टेड होते हैं। रॉक बॉटम कीमतों पर अपने शेयरों को बेचने के लिए फंड मैनेजर को फोर्स किया जा सकता है।
दूसरी ओर क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्टर फंड के टेन्योर के लिए लॉक इन है। फंड मैनेजर वो स्टॉक सिलेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए फोकस कर सकते हैं। आप केवल एनएफओ के माध्यम से एक क्लोज एंडेड फंड में निवेश कर सकते हैं। बेहतर रिटर्न्स के लिए बाजार में बिताए समय को बाजार के समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। ज़्यादातर इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स बाजार में औसतन केवल 2 वर्षों के आसपास के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उनके रिटर्न्स के पोटेंशियल को बहुत कम कर देता है। ये केवल इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए बाजार के फ्लक्चुएशन से दूर रहना बहुत मुश्किल है। हाउएवर 3-4 साल के क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं वहाँ पे जो लॉक इन दिया जाता है वो लो ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी में एक ब्रेक के रूप में काम कर सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स को बैड इन्वेस्टिंग बिहेवियर के शिकार होने से रोका जा सकता है। एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते समय आपने एज एन इन्वेस्टर कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जैसे फंड हाउस का रेपुटेशन। यानी अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले तो देखिए वो फंड हाउस यानी वो कंपनी है कैसी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रांडेड के पीछे दौड़े, आप हमेशा ब्रांडेड कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करें। नहीं, आज 40 से ज़्यादा कंपनीज म्यूचुअल फंड की भारत में है और ये 40 के 40 कंपनीज सारी की सारी अच्छी है। लेकिन आपको क्या देखना है एज एन इन्वेस्टर? आपको देखना है कि ये जो फंड मैनेजमेंट कंपनी के जो फंड मैनेजर्स है वो कौन है, कैसे है, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी ने वो डॉक्यूमेंट में क्या स्ट्रैटेजीज मेंशन की है, ये आपको देखना है। आपको ये भी देखना है कि पास्ट परफॉर्मेंस बाकी के स्कीम्स का उस कंपनी के क्या है। यानी क्या उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जब मार्केट नीचे आ रहा था तो उनके स्कीम्स कैसे परफॉर्म कर रहे थे। एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ सिलेक्शन के लिए फंड परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया कभी भी नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट है फंड का ऑब्जेक्टिव, यानी वो जो एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है एनएफओ का जो कंपनी देती है हर एक को फॉर्म भरने से पहले, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि एसेट एलोकेशन कैसे किया जाएगा, वो फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से फंड के जो पैसे हैं वो जो स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होने वाली है उनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा, उसका एक्सपेंस रेशियो कैसा है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें उस ऑफर डॉक्यूमेंट में होती है। फाइन प्रिंट होता है, छोटा छोटा सा प्रिंट होता है। कभी कभी हम लोग बहुत आलसी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं कि उसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये फंड आपके ऑब्जेक्टिव से मेल खाता भी है या नहीं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि उस फंड की, उस स्कीम की थीम क्या है। इंडिया में जितने भी सारे म्यूचुअल फंड की कंपनीज है उनके पास फंड्स की भरमार है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ फंड्स आर देयर। अब इसमें से होता क्या है कि अब ये कंपनी कौन सा नया थीम लेके आई है, एनएफओ आई है तो नया कुछ थीम होगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कंपनी के पास ऑलरेडी उस थीम का एक फंड है और अब सेम थीम का फंड और एक लेके आए हैं, फिर मतलब नहीं बनता। फिर आप क्या है उसी पहले वाले फंड में कर दीजिए ना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस, उनका एसेट एलोकेशन सब कुछ सामने दिख रहा है। एनएफओ में कंपनी एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म कर रही है उस फंड में पता नहीं चलता, कहाँ पे कैसे एसेट एलोकेशन एक्चुअल में होने जा रहा है, फंड मैनेजर आपके पैसे कैसे एक्चुअली क्या करने जा रहा है पता नहीं होता। तो अगर सेम थीम का फंड आ रहा है तो क्यों ना पहले वाले ही फंड में इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अगर थीम कुछ अलग है, कुछ हटके है और कुछ ऐसी थीम है जो मार्केट में चलेगी तो आप उसमें ज़रूर पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि कंपनी भी जो भी थीम का फंड लाती है सोच समझ कर ही, फ्यूचर देख के ही लाती है। आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं। अब आया है ये कोविड का, पूरा 1 साल कोविड ने खा लिया अपना। अब उसके रिलेटेड जो हेल्थ केयर साइंस की जो कंपनीज हैं उनके बारे में सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक थीम आ सकती है, कोई हेल्थ केयर फंड या फिर फार्मा फंड हो सकता है, जिसमें सारे के सारे पैसे फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। कुछ फंड्स ऐसे होंगे कि आईटी फंड में होंगे, यानी सारी आईटी कंपनीज और उससे रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं कि जो एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब एफएमसीजी सेक्टर तो ऐसा है जहां पे कंजम्पशन जो होता है गुड्स का वो तो चलता रहता है, वहां पे वर्ल्ड वॉर हो, नहीं तो कोरोना आ जाए या कुछ भी हो जाए, उनका कंजम्पशन चलता रहेगा। तो अगर मार्केट नीचे भी जाएगा फिर भी कंजम्पशन तो चल रहा है लोगों का, उन चीज़ों का, सारी चीज़ें जो अपने डेली लाइफ में यूजफुल है।
तो ऐसे भी कुछ फंड्स आते हैं कि जो इस तरीके के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये होती है थीम। तो आपको देखना है कि उस फंड की थीम क्या है। चौथा पॉइंट है रिटर्न्स। सबके लिए बहुत सेंसिटिव, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये रिटर्न्स एनएफओ है तो उसके तो पास्ट परफॉर्मेंस आपको दिखेगी नहीं। आप क्या कर सकते हैं कि कंपनी के जो पहले के फंड्स है उसके रिटर्न्स थोड़े सा ऑब्जर्व करिए कि ये टाइप के कंपनीज ने और ये टाइप के स्कीम्स ने किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं। आप चाहो तो कुछ न्यूज़ भी देख सकते हैं गूगल पर कि क्या ये टाइप की कंपनीज और ये थीम की जो कंपनीज होती है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। या फिर अगर दूसरी किसी कंपनी के पास इसी थीम का कोई फंड है तो आप वहाँ पे उनके परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि इसमें अप्रोक्सीमेटली आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये चीज़ आप कंपनीज के जो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे भी आप बात करके थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सही में इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा होगा, अच्छे रिटर्न्स देगा या ऐसे ही रिटर्न्स चले जाएंगे। पांचवा फैक्टर है रिस्क। अब म्यूचुअल फंड है तो रिस्क तो आएगी, क्योंकि ये पैसा जाने वाला है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट तो रिस्क से भरा हुआ है। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन अगर अच्छा प्रॉफिट लेना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अब ये तो एनएफओ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे तो फंड का पास्ट परफॉर्मेंस भी हम लोग नहीं देख सकते। और जो एसेट एलोकेशन बताया गया है ऑफर डॉक्यूमेंट में, क्या सही में फंड मैनेजर वो एसेट एलोकेशन कर रहा है कि नहीं, पता नहीं। किस तरीके से कब कब कैसे कैसे उस फंड का पैसा इन्वेस्ट होगा, पता नहीं। तो ये फंड जब लिस्ट हो जाएगा, अब जब ये फंड मार्केट में आएगा फ्यूचर में, ये बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा या सारे रिटर्न्स नेगेटिव में जाएंगे, पानी में जाएंगे, कोई नहीं बता सकता। सिक्स्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये तीन तरीके की होती है। पहला तरीका होता है कि एंट्री लोड, यानी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या उस टाइम आपको कुछ कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, कुछ फीस होगी? नहीं, मोस्ट ऑफ द फंड्स में कोई भी फीस नहीं होती जब आप उस स्कीम में एंटर या इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी कॉस्ट होती है एग्जिट लोड। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के बाद 1 साल के अंदर पैसा अगर निकाला है तो प्रो रेटा बेसिस पर थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज आपको कंपनी कर सकती है, जिसको बोलते हैं एग्जिट लोड। लेकिन 1 साल के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं होगा। अब अगर ये फंड टैक्स सेविंग के लिए लाया गया है तो 3 साल तो वैसे भी आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। अब बात करते हैं इंटरनल जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में। अब किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को कुछ एक्सपेंसेस तो होंगे कि सैलरीज देनी है, इंसेंटिव देने हैं, फंड्स मैनेज करने हैं, ब्रोकरेज है, कस्टडियन चार्जेस है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, ऑपरेशनल चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस कोई भी कंपनी चलाने के लिए लगते हैं। ये तो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर अगर आपका बिजनेस है तो आपको भी पता ही होगा। चार्जेस तो हर एक के होते हैं, तो वो सारे चार्जेस को कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। 7वां पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। यानी कोई भी फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एनएफओ के टाइम पर, तो वो कंपनी मेंशन करती है ऑफर डॉक्यूमेंट में कि आपको मिनिमम इतना रुपया तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जनरली 5,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 5,000 आपके लिए ज़्यादा है तो फिर आप किसी एग्जिस्टिंग स्कीम में एसआईपी के थ्रू थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर नए फंड ऑफर में भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट होराइजन। हर एक का अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स का एक इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है, जिसमें कि हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है हमारा ये इन्वेस्टमेंट का गोल ये टाइम पीरियड में हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, बराबर है। अब जब आप एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस टाइम सबसे पहले तो देखिए कि क्या वहाँ पे कुछ लिखा है कि ये एनएफओ इतना लॉक इन के लिए आया है, 3-4 साल 5 साल, या बिल्कुल लॉक इन नहीं है। अगर आप वहाँ पे कुछ लॉक इन का टाइम पीरियड देखते हैं और उतना लॉक इन का टाइम पीरियड अगर आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के टाइम पीरियड से नहीं मैच खाता है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर बीच में आपको इसमें से इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ी तो हो सकता है आपको एग्जिट लोड बेयर करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये लॉक इन पीरियड जब कहा जाता है तो उस टाइम बीच में आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, तो फिर आपके फाइनेंशियल गोल के होराइजन का क्या हुआ, टाइम होराइजन का, तो ऐसे टाइम पे मिसमैच हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें देखना है कि क्या आपके फाइनेंशियल गोल और ये एनएफओ का जो लॉक इन पीरियड है क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं भी या नहीं। अब इतने सारे पॉइंट्स देखने के बाद एक सवाल पैदा होता है कि ये एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करे कैसे।
सिंपल सी बात है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर को आप कांटेक्ट करिए। शायद आपकी जान पहचान में अगर कोई ऑलरेडी है तो उनको इन्वाइट करिए, उनसे मिलिए, उनसे ये सारी चीज़ें समझ लीजिए पहले कि एनएफओ क्या बात कर रहा है, किस तरीके से इन्वेस्ट करेगा, क्या फ़ायदे हैं, क्या उसका फ्यूचर है, कैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और उसके बाद उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे याद रखिए कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जाओगे तो वो आपको टाइम देंगे आपके नीड्स समझने के लिए, जो ज़रूरी नहीं है कि हर बार दूसरी जगह पे हो सकता है। तो आपके नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करने में मदद करेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप उस कंपनी के ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे फॉर्म भर के दीजिए, वहाँ पे जो कोई मैनेजर या जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी सेल्स या ऑपरेशंस के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके पास टाइम है तो फिर वो आपको ये सारी चीज़ें समझा के देंगे। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा, आप फॉर्म फिलअप करके डायरेक्टली कंपनी थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर आप अपना जो ऑनलाइन का अकाउंट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप उसमें से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपना नॉलेज, आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है और आपका जो इंट्यूशन कहता है, उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड फिर वहाँ पे गाइड करने के वाला तो कोई होता नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, हर एक फील्ड का अपना अपना कोई एक एक्सपर्ट होता है। आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप हर दूसरे फील्ड के बारे में सारी चीज़ें नहीं जान सकते। तो अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो खुद के रिस्क पर ही आपको करनी होगी। लेकिन ये 3 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। अब तक हमने देखा कि एनएफओ होते क्या है, उसके टाइप्स क्या है, आपने एज एन इन्वेस्टर आपने कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय, और हमने देखा कि ये इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। आशा है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने प्रियजनों के साथ जिनको आप वेल्थ क्रिएट करते हुए देखना चाहते हैं। और हाँ, आज अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल का आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि हम कब अपने नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो पब्लिश कर रहे हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर पूरा वापस देखोगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का, हेल्थ का और फाइनेंशियल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।